Hello everyone, good evening and welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your चैताली मैम। तो अब जो हमारी फाइनल रिवीजन सीरीज़ चल रही है जहाँ पर हम एक टॉपिक का रिवाइज करके एक क्वेश्चन कंफर्म करते हैं, वहाँ पर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक का, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हमारे क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में ही आता है। तो आज मैं यहाँ पर ग्रुप 13 और 14 जो कि हमारे क्लास 11th में हम पढ़ते हैं उसको रिवाइज करवाऊँगी, और साथ साथ में कैसे हम उसको ट्रिक्स से इनके जो हमारे ट्रेंड्स हैं वो कैसे याद कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला आता है हमारा ग्रुप 13। ग्रुप 13 को हम कहते हैं बोरॉन फैमिली, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा बोरॉन। अब यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो तो एक होना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी पी ब्लॉक के ग्रुप का अगर हमें लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, 13 जो भी ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर माइनस दी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 13 है या फिर ग्रुप नंबर -10, तो 3 है हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा ग्रुप 13 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np1। n की वैल्यू हम चेंज करते हैं क्योंकि हर पीरियड में अलग अलग होती है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से लेकर हमारा जाता है 7 तक। ठीक है, तो अब पहले बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। इसको याद करने के लिए तो हम ऑलवेज दी क्लासिक निमोनिक है कि बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, ये हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे ग्रुप 13 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद आता है हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज़ ns2np1। अब आप हर एक एलिमेंट के लिए एक n की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओ। जैसे अगर बोरॉन की बात करें तो 2s2 2p1, फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम तो 3s2 3p1, फिर गैलियम तो यहाँ पर आता है 4s2 4p1। तो याद करने का तरीका या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले के जो 2 एलिमेंट्स हैं दैट इज़ बोरॉन और एल्यूमिनियम उसमें सेम रहेगा। उसके बाद गैलियम एंड इंडियम, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे d इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको n-1 d इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो n हमारा यहाँ पर 4 था तो n-1 हो जाएगा 3d, तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा 3d10 4s2 4p1। वैसे ही इंडियम, अब इंडियम में क्या करा, अगेन n-1d ऑर्बिटल होगा, तो n की वैल्यू 5 है, n-1 हो गया 4, तो पहले आएगा 4d10 देन 5s2 एंड 5p1। और सबसे लास्ट में आता है हमारा थेलियम। थेलियम के बाद में एक और एलिमेंट होता है दैट इज़ निहोनियम, जो हमारे लिए रेडियो एक्टिव है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम जनरली डिस्कस नहीं करते हैं, पर आप चाहो तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कैसे, थेलियम एंड निहोनियम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे d इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, साथ साथ में n-2f इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे याद करेंगे, पहले वाले जो 2 एलिमेंट्स है बोरॉन एल्यूमिनियम, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा ns2np1। फिर आते हैं हमारा गैलियम एंड इंडियम, गैलियम इंडियम में हमारे n-1d इलेक्ट्रॉन आएंगे। और सबसे लास्ट में थेलियम एंड निहोनियम में हमारे पास n-2f इलेक्ट्रॉन्स, d इलेक्ट्रॉन्स और फिर आएगा ns2np1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट हम इनके ट्रेंड्स पर। तो ग्रुप 13 एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस देखे जाते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस या साइज़ की, तो जनरली हम क्या कहते हैं, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 शेल है 2s2 2p1, यहाँ पर 3 शेल आ गए 3d10 4s2 4p1, यहाँ पर 4 शेल आ गए 4f14 5d10 6s2 6p1। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होंगे साइज़ इंक्रीज़ होता है, पर फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन को याद करने के लिए, तो एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है हमारा, गैलियम और एल्यूमिनियम में।
अब ये एक्सेप्शन क्यों आता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि गैलियम के अंदर आ जाते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स, और ये डी इलेक्ट्रॉन्स की होती है पुअर शील्डिंग। ये इतने अच्छे से शील्डिंग नहीं कर सकते, और क्योंकि पुअर शील्डिंग है तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको याद करना हो तो साइज और रेडियस के लिए ट्रेंड हो जाएगा बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थेलियम। तो जैसे हम ग्रुप नंबर्स, ग्रुप एलिमेंट को याद करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, तो साइज और रेडियस के लिए हो जाएगा बैंगन, गाजर, आलू इन थाली। तो यहाँ पर सिर्फ आलू और गाजर को आपको इन्वर्स करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर हम कहते हैं कि जनरल क्या होता है डाउन द ग्रुप, अगर हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए। पर यहाँ पर मोस्ट एक्सेप्शंस देखे जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में। और क्यों देखे जाते हैं, अगेन द सेम रीज़न, शील्डिंग इफेक्ट के कारण। तो थेलियम, गैलियम, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट होती है। थेलियम में आएगा हमारा F इलेक्ट्रॉन्स और गैलियम में आते हैं हमारे D इलेक्ट्रॉन्स, जो पुअर शील्डिंग दिखाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन आता है। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर क्या होगा, बोरॉन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। अब क्या ये ऑर्डर हमें याद रहेगा, तो इसके लिए अगेन मैं एक ट्रिक लेकर आई हूँ। अब आपको क्या बनाना है, एक एसिमेट्रिक W बनाना है। जैसे दिख रहा है एसिमेट्रिक W, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर होना चाहिए और राइट हैंड साइड वाला नीचे, एसिमेट्रिक W। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे, एलिमेंट्स को फिल करते जाएंगे। जैसे बोरॉन जिस जिस जंक्शन पे आ रहा है, देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। और अब देखते जाओ कि कौन कौन सा पहले आ रहा है। तो सबसे पहला, सबसे हाईएस्ट पे कौन है, बोरॉन। उसके बाद हाइट किसकी ज़्यादा आ रही है, क्या यहाँ पर थेलियम आ रहा है, इसका मतलब बोरॉन की सबसे ज़्यादा। फिर आएगा थेलियम, थेलियम के बाद क्या मुझे गैलियम दिख रहा है, तो फिर आएगा हमारा गैलियम, देन उसके बाद एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में सबसे नीचे है हमारा इंडियम। तो इस तरीके से आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर याद कर सकते हो। तो साइज़ के लिए मैंने बताया गाजर और आलू को इन्वर्स करना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए एसिमेट्रिक W बनाना है, और उसको आप फिल करोगे तो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। तो आप कभी भी ऑर्डर कंफ्यूज होकर भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जनरली हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, इसीलिए तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं हमारी, एक तो एक्सेप्शन आ रहा है थेलियम, इंडियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम में। तो जो एल्यूमिनियम पहले आना चाहिए था वो सबसे लास्ट में आ गया। तो दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है आपको, क्या कि बोरॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एल्यूमिनियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन वो इसीलिए पूछा जाता है कि बोरॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एल्यूमिनियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसीलिए वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप सबसे कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मेटालिक नेचर की, तो सिर्फ और सिर्फ बोरॉन है जो नॉन मेटल है, बाकी जितने भी हैं हमारे वो सारे मेटल हैं, सारे के सारे ही हमारे मेटल्स हैं। तो बोरॉन की एक एनॉमलस प्रॉपर्टी भी हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, दैट इज़ बोरॉन एक नॉन मेटल है। फिर आते हैं हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज़ डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर है, पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर याद करने का तरीका, बोरॉन की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल मतलब एक सॉलिड नेटवर्क स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं लीस्ट पर,
तो लीस्ट किसका होगा? तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है गैलियम का। अब ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हायर टेम्परेचर पर भी लिक्विड की तरह बिहेव करता है। तो गैलियम एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एलिमेंट है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड के जैसा दिखता है। तो आप अगर गैलियम का पिक्चर देखोगे तो वो जैसे हम मर्क्यूरी को हाथ में रखते हैं, जैसे ही आप गैलियम को हाथ में रखेंगे वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बोरॉन का सबसे ज़्यादा और गैलियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाता है, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर आते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का? तो जो भी ग्रुप है उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे। तो देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला इसका मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर तीनों ही इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसीलिए हम ग्रुप 13 में 2 देखते हैं, एक होगा +1 और दूसरा होगा +3। अब आपसे ये पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल सकते हो, पर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि डाउन द ग्रुप कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो नीट 2023 में इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, TLI या TLI3। तो हम ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप TLI मतलब क्या, थेलियम आयोडाइड, और TLI3 मतलब ट्रिपल वाला ट्राई हेलोजन कंपाउंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं थेलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर +3। अब पूछा है इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर हम कहते हैं कि +1 जो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि यहाँ पर लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? जैसे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्शन हो रहा है ना, वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। तो जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा रिपल्शन होगा। पर फिर हम ये भी बात करते हैं कि अगर शील्डिंग हो रही है और वो भी पुअर शील्डिंग हो रही है, तो D और F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग के कारण न्यूक्लियस अपनी तरफ पुश करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसीलिए यहाँ पर हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो इनर्ट पेयर का मतलब ये होता है कि जो भी NS इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट हो जाते हैं। क्यों इनर्ट हो जाते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, और अगर +3 की बात करें तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ नीट 2023 में अगर जो क्वेश्चन आया था तो हम यहाँ से ही बता सकते हैं, क्योंकि TLI +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और डाउन द ग्रुप +1 ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए TLI ज़्यादा स्टेबल है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो इसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ऑक्साइड्स और हेलाइड्स, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। अब ऑक्साइड्स और हेलाइड्स में क्या है? ऑक्साइड्स आप बना सकते हो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द एसिडिक नेचर, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम का कोई भी ऑक्साइड हो वो हमेशा एम्फोटेरिक होगा। एल्यूमिनियम का कोई भी ऑक्साइड हो वो हमेशा एम्फोटेरिक होगा। फिर बोरॉन नॉन मेटल है तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो क्या होगा? एसिडिक। भाई हमने केमिकल पीरियोडिसिटी में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी नॉन मेटल है तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और कोई भी मेटल है तो वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपका ऑर्डर आ गया। फिर नेक्स्ट आते हैं हेलाइड्स पर। अगर हेलाइड्स की बात करें तो बोरॉन के कोई भी कंपाउंड वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण उनको हम कहते हैं कि वो लुईस एसिड है, मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए अगर लुईस एसिड कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप लुईस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज होता है। पर विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप हेलोजेंस में देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू हेलोजेंस लुईस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं हम एनॉमलस बिहेवियर। तो अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उन सभी में आपने देखा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है और उसी को हम कहते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टी। तो जैसे बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, बाकी सबका उससे कम है। बोरॉन कोवेलेंट नेचर का होता है और उसकी कोवेलेंसी 4 है। इसका मतलब इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है टू एक्सपांड इट कोवेलेंसी, और बाकी सारे एलिमेंट्स के पास है। आप देखो ग्रुप 13 के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला है टेकिंग द स्टेबिलिटी फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप। ये वाला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ पर पूछा है थेलियम TlI3, TlI सबसे ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी इंक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है BF3 इज़ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये अभी मैंने कहा कि बोरॉन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम विल बी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट होगा? कंप्लीट ऑक्टेट पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारे लिए ये ख़त्म हो गया। फिर पूछा है प्लेनर, तो प्लेनर के लिए आप सभी को पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। तो ये वाला तो है ही नहीं हमारा sp2, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो sp2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आता है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13। तो रेडियस के लिए हमने क्या कहा था, गाजर और आलू को इन्वर्स करना है। तो यहाँ पर बोरॉन, गाजर, आलू इन थाली, करेक्ट सीधा ऑप्शन आप लगा सकते हैं ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है द टेंडेंसी टू बिहेव एज ल्यूइस एसिड। टेंडेंसी टू बिहेव ल्यूइस एसिड में हमने डिस्कस किया कि हेलोजेंस के अंदर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी Br3, बी Cl3 एंड BF3। और लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3-। अब यहाँ पर पूछा है 6, तो क्या हमने अभी ग्रुप 13 में डिस्कस किया था कि बोरॉन की कोवेलेंसी 4 है, मतलब सिर्फ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा वो एक्सपांड नहीं कर सकता। बाकी सबके पास d ऑर्बिटल है टू एक्सपांड द कोवेलेंसी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा बोरॉन, जो ये फॉर्म नहीं कर सकता। फिर आते हैं हम ग्रुप 14 पर। अब ग्रुप 14 में भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि अब ग्रुप 13 हमने बहुत अच्छे से समझा, तो ग्रुप 14 का सिर्फ मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो या कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, जिसको हम बोलते हैं कहे सीता जी सुने प्रभु, तो हम इस तरीके से निमोनिक से याद रखते हैं। फिर आता है हमारे पास साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में सिर्फ एक एक्सेप्शन है जहाँ पर लेड की ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू टिन, और अगेन सेम रीज़न, शील्डिंग इफेक्ट के कारण। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पर कार्बन की सबसे ज़्यादा होती है और बाकी सब एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट इक्वल। देन डेंसिटी कोई चेंज नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट कोई चेंज नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ एक चेंज है जहाँ पर लेड की कम होती है और टिन की ज़्यादा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, इन दी टेंडेंसी टू फॉर्म कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो हम कार्बन कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, सिलिकॉन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जर्मेनियम और टिन भी किसी एक्सटेंट तक दिखाते हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लेड कभी भी कैटिनेशन नहीं दिखाता है। फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +2 हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी और +4 डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी बात करें तो इट विल बी डिक्रीज एंड दिस विल इंक्रीज। फिर जैसे एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में क्वेश्चन पूछा था अबाउट द स्टेबिलिटी, फिर ग्रुप 14 में क्वेश्चन एक आया है जहाँ पर पूछा है Pb+4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या ये सही है?
क्योंकि हमने देखा पीबी या लेड हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। इसका मतलब कहीं पर भी अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कहाँ जाना चाहेगा, +2 में, और +2 में उसका होगा रिडक्शन, तो इसका मतलब इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और SN2+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑक्साइड्स यहाँ पर भी दो इम्पॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स और हैलाइड्स। अगर हमने बात करी एसिडिक नेचर की तो हमने ग्रुप 13 में कहा कि हमेशा एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है, यहाँ पर टिन और लेड हमेशा एम्फोटेरिक होंगे। बाकी तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं। इसमें से एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज़ CO, जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाता है। तो ओवरऑल पी ब्लॉक में हम हमेशा 4 ऐसे ऑक्साइड्स पढ़ते हैं, दैट इज़ CO, NO, N2O, NH2O। ये 4 ही ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे ऑक्साइड जो हैं एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या एम्फोटेरिक होंगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे देखो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर हम दो ऑक्साइड्स के बीच में कंपैरिजन करें तो जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम हैलाइड्स पर। अगेन सेम टाइप, MX2 और MX4 दो टाइप के बनेंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और MX4 वाले +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है अबाउट द कोवेलेंट और आयनिक नेचर। तो ये हमने फजान्स रूल में पढ़ा था कि कोवेलेंट नेचर के लिए आपको चाहिए स्मॉल कैटायन, लार्ज अनायन, एंड साथ साथ में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट होगा। तो ये देखो क्या ये यहाँ पर उल्टा है, लेड का साइज़ सबसे ज़्यादा और फ्लोरीन का साइज़ सबसे कम, तो ये हमारे लिए उल्टा हो गया, लार्ज कैटायन स्मॉल अनायन, तो इसीलिए PbF4 आयनिक है। SnF4 भी आयनिक है ड्यू टू फजान्स रूल। तो ये आपको याद रखना नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। कोवेलेंट नेचर किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल कैटायन, लार्ज अनायन और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसा आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पूछा है SnF4 इज़ आयनिक इन नेचर, तो ये अभी मैंने बोला फजान्स रूल से आप कर सकते हैं। टिन का साइज सबसे बड़ा है, लार्ज कैटायन बन रहा है, इसका मतलब ये सही है। PbF4 इज़ कोवेलेंट इन नेचर, ये गलत हो गया, क्योंकि लेड का साइज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लार्ज कैटायन मतलब आयनिक, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B। नेक्स्ट आते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो कौन सा ऐसा होगा, यहाँ पर हमने देखा क्या Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, क्योंकि उसके लिए Pb2+ में जाना ज़्यादा इजी एंड स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और इसीलिए तो इनेबिलिटी ऑफ NH2 को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे लिए कौन सा होगा, ऑप्शन D, SN2+ इज़ रिड्यूसिंग वाइल Pb+4 इज़ ऑक्सीडाइजिंग। तो आई होप कि यहाँ पर मैं आपके ग्रुप 13 एंड 14 कम्प्लीटली रिवाइज करवा पाई हूँ और आपको सारे ट्रिक बता चुकी हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। थैंक यू।